मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट 1 के विषय वस्तु को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य और उसके दर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के संबंध में हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माताओं कि उनके क्या दृष्टिकोण थे और वो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। क्योंकि जब तक हम उसके उद्देश्य और उसके दर्शन को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके मूल भावना को समझने में जो है अपने आप को असहज महसूस करेंगे। क्योंकि ये देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं का उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्थापित करना न्यायोचित समझा। ऐसे में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देश्य और उसके आधारभूत दर्शन का प्रतिबिंब संविधान की प्रस्तावना से देखा जा सकता है। यदि हम अपने भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसके आधार बेसिक फिलॉसफी की जो है फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि हम जब तक प्रस्तावना या उद्देश्य में अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक हम उसको जो है मूल भावना से वंचित बने रहेंगे। यह प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य ऑब्जेक्टिव प्रपोजल उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही सारभूत सूक्ष्म रूप में है। कहने का आशय ये है कि जो प्रस्तावना है हमारी तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प का ही आधारभूत क्या है, सूक्ष्म अर्थात जो है छोटा सा रूप है उसका जो है। ऐसे में हम देखते हैं कि प्रस्तावना में हमारे क्योंकि जो हमारा प्रस्ताव जो हमारे संविधान सभा की जिस समय रचना की गई थी या जिस समय हमारे संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था वो 20वीं शताब्दी का समय था। और 20वीं शताब्दी के समय में हमें ये ध्यान में रखना था कि शताब्दी के समग्र टोटल या संपूर्ण पॉलिटिकल एंड सोशल दर्शन का कंक्लूजन देखा जा सकता है। क्योंकि 20वीं शताब्दी की उस तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह देखा गया कि इस शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक किस प्रकार के दर्शन की आवश्यकता है और हमारे देश के लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। इस और हमारा जो संविधान है इससे पहले हम पूर्व क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी दूरदृष्टता को ध्यान में रखते हुए इस संविधान का अध्ययन करके विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने देश के संविधान का निर्माण किया था। उनमें से विभिन्न देशों के संविधानों का उन्होंने विधिवत अध्ययन किया था और विधिवत एक जो है औपचारिक रूप से जो है उन्होंने विभिन्न जो है समितियां और कमेटियां बना करके अलग अलग व्यक्तियों को दायित्वों को दे करके उनको सही और सफलतापूर्वक उनका निर्वहन किया गया। तो इसी कड़ी में हम ये देखते हैं कि इसकी विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रस्तावना का जो विधिक आधार क्या है, कानूनी आधार क्या है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर कंप्लीट हो गया था और उसी दिन जब कंप्लीट हो गया था तो उसके कुछ जो है भाग जो है उसी दिन पे लागू कर दिए गए थे। लेकिन 1929 में लाहौर कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन 1929 के समय वहाँ पूर्ण रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय वहाँ हमारे कांग्रेस के गणमान्य नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने जो है उन्होंने संकल्प लिया था कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। तो उस तारीख को, उस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए, उसको इतिहास के पन्नों में जो है अंकित करने के लिए
उन्होंने 26 जो है नवंबर के जो है स्थान को जो है 26 जनवरी को जो है उन्होंने 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा लागू करना उचित माना जो है। उसी से एक ऐतिहासिक डेट के रूप में वो आज भी चलती आ रही है और हमेशा जो है चलती रहेगी। तो ऐसे दृष्टि में हम देखते हैं कि हमारा संविधान तो लागू हो गया, लेकिन हम हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना सब कुछ ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण तो किया, लेकिन कुछ ही समय बाद 1951 में, 50 में, 73 में और विभिन्न 60 में अन्य ऐसे जो है विधिक जो है निर्णय आए सर्वोच्च न्यायालय के, तो वहाँ पर जहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में कुछ एलिमेंट या कुछ तत्व ऐसे थे जहाँ पर उनकी व्याख्या करना अभी जो है सारगर्भित तत्व नहीं था। ऐसे में क्या हुआ कि कानूनों को लागू करने के लिए संविधान की प्रस्तावना के जो दर्शन थे उसमें अब उसके आधार पर जब किसी कानून और नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है तो कुछ चीज़ों जब संवैधानिक अधिकार के रूप में आप दी गई भारतीय नागरिकों को, तो उसमें से बहुत सारी कुछ समस्याएं सामने आने लगी। ऐसे में अब उसमें जब समस्याएं आने लगी तो ऐसे में लोगों का जो है सर्वोच्च न्यायालय जाना उचित हुआ। वहां पहुंचे, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील पिटिशनर अपीलें दायर की जो है, याचिकाएं दायर किया जो है, और उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर अन्य वादों में जो है, जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में जो है अपने विचार दिए। केशवानंद भारती में भी 1973 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना वाद दिया प्रस्तावना के संबंध में। बेरूबारी यूनियन के मामले में भी जो है 1960 में 1960 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया। अब हम यह देखते हैं कि अगर हम प्रस्तावना के जो है या उसके प्रेम्बुल के उद्देश्य की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य तो वहीं स्पष्ट कर दिया था संविधान निर्माताओं ने कि हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की आवश्यकता है और वो किस प्रकार की अपने देश में शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। उसमें से देखते हैं हम जब पहली लाइन से हम प्रस्तावना की हम भारत के लोग, वी आर पीपुल, तो जब हम भारत के लोग से बात करते हैं तो संपूर्ण लोक प्रभुता के जो है उसमें आशय नहीं थे कि हम भारत के लोग, अर्थात जो एक की बात नहीं, अर्थात संपूर्ण रहने वाले नागरिकों की बात है। यहाँ लोक प्रभुसत्ता की बात है कि यहाँ जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात है, जो है जन संप्रभुता की बात है, लोक सत्ता की बात है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में क्या है, एक तरह से राजनीतिक सत्ता निहित है। अगर किसी भी समय राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार यहाँ के लोगों का बना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, इस प्रकार से जो प्रस्तावना दी गई है। तो अब हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ के उनका उद्देश्य क्या था। तो जब उनका उद्देश्य जब प्रस्तावना से ही स्पष्ट होता है कि जब हम भारत के लोग, अर्थात यहाँ पर लोक संप्रभुता की उनकी इच्छा थी कि भारत में एक तरह से लोक संप्रभुता की स्थापना हो। और यहाँ इसके पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पर संविधान की इकाई व्यक्ति को माना गया है, व्यक्ति को संविधान की इकाई माना गया है, ना कि गांव को। क्योंकि गांव में क्या है, जो आप आज भी सामाजिक कुरीतियों की वजह से, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि अगर गांव को यहाँ संविधान की इकाई बनाएंगे तो ये एक तरह से तार्किकता पर लॉजिकल जो है सेट नहीं हो पा रहा है। यदि हमें 21वीं शताब्दी के मूल्यों और नैतिक जो तत्वों को ध्यान में रखना है तो व्यक्ति की गरिमा को जो है पर्सनल डिग्निटी को ध्यान में रखते, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही हमें यहाँ व्यक्ति को संविधान की इकाई बनाना आवश्यक होगा।
उसमें देखो अब यहाँ पर ही उद्देश्य, इस उद्देशिका से यहाँ के संविधान निर्माताओं का मत स्पष्ट हो रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात इस जो है सभी गुणों से युक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या करते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जहां पर किस प्रकार की हो, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से हम एक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते। लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था जहां का शासनाध्यक्ष अर्थात हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा, अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई वहां असुविधा ना हो। हर प्रकार से देश की उसमें जो है उसमें दिया गया सारी चीजें अपने आप में स्वतंत्र हो जो है। अगर ऐसी बात है तभी हम उसके जो है समझ पाएंगे जो है। और इसमें यह भी ध्यान में रखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व की जब बात होती है तो इसका अर्थ ये भी हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ संप्रभुता से है, अर्थात जो संप्रभुता 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राज्य बना। किसी राज्य की संप्रभुता वह होती है जिसके कारण वह अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों को क्या करता है, निर्धारण करता है, डिसीजन लेता है कि चाहे देश के अंदर की नीतियां पॉलिसी बनाने की बात हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने की बात हो, उसमें प्रकार के जो है सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार उस सरकार को बना रहता है। उसमें किसी प्रकार का आंतरिक और बाहरी कोई दबाव नहीं रहता है। ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं जो है मामलों दोनों मामलों में क्या होगा, स्वतंत्र होगा। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व माना गया है। हमने इससे पहले भी जब संविधान की पहले लेक्चर में हम बोला था जो है कि संविधान में मुख्यतः जो है तीन तत्वों की जो है चर्चा की गई है, राज्य, सरकार और व्यक्ति। उन्हीं में घूम घूम करके उन्हीं को एक दूसरे को देखते हुए सारी चीजें वही निहित है। संविधान कभी राज्य की बात करता है, कभी सरकार की बात करता है, कभी व्यक्ति की बात करता है। अगर पहले अनुच्छेद से ही देखेंगे कि राज्य की बात करता है कि राज्य क्या होगा, कि भारत कैसे होगा, राज्यों का संघ होगा ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो राज्यों का संघ है, किसके अनुसार, आर्टिकल 1 के अनुसार किसके अंतर्गत उसकी सीमा में विस्तार कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको बढ़ा सकता है। तो ये सभी राज्य की चर्चा करता है संविधान। इसके बाद हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्य क्या करेगा, कितने कानून बना सकता है, किन स्थितियों तक बना सकता है, उसके कानून कहाँ तक मान्य होंगे। 12 में दिया गया है 12 में, अनुच्छेद 12 में जो है कि संविधान राज्य किसे कहेंगे, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य अपने आप को कैसे किस प्रकार के कानूनों का निर्माण करेगा, ये सारी चीजें राज्य के अंतर्गत दी गई हैं। ऐसी स्थितियों की हम जब बात करते हैं तो हमारे संविधान निर्माताओं का मत इस उद्देश्य जो है स्पष्ट था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात समाजवादी भी उनका करने का उद्देश्य था। समाजवाद का आशय यह होता है कि वह समाजवाद यहाँ देते हैं कि एक ऐसी शासन भारत जो है व्यवस्था जहाँ पर उत्पादन, वितरण, भूमि के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है किसी व्यक्ति विशेष पर न होकर सामाजिक स्वामित्व उनका सरकार के हाथों में होता है। और वितरण के जो है उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार से दृष्टिगत किया जाता है जिसमें समाज में रहने वाले जो है हैंड टू माउथ, जो कमाने और खाने वाले लोग होते हैं, उनकी बेसिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाता है, अर्थात उनकी जो है न्यूनतम आवश्यकताएं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ये था कि समाजवादी हमारे जो है वो भी लोग होना चाहिए और पंथ निरपेक्ष, क्योंकि भारत का पंथ निरपेक्ष का भी उनका उद्देश्य था। क्योंकि देखते हैं जो है भारत बहुत सांस्कृतिक और बहुभाषा विविधता का क्षेत्र है। ऐसे में राज्य का यह धर्म है, यह राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा, क्योंकि राजधर्म घोषित नहीं है यहाँ पर कि
किसी धर्म विशेष को, अर्थात पंथ माने रास्ता, निरपेक्ष माने एक, अर्थात एक ऐसा रास्ता जिसका एक होगा, और वो क्या होगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों पर जो है समान भाव से आदर पूर्वक सभी धर्मों का वो क्या करेगा, सम्मान करेगा। कि सरकार जिसको पूजा करना पूजा करने दे, जिसको इस जो है नमाज पढ़ने दे, जिसको गिरजाघर में प्रार्थना करने दे। किसी प्रकार से राज्य के द्वारा कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगी। ये संविधान निर्माताओं, हमारे संविधान प्रियम्बुल का क्या था, उद्देश्य था जो हमारे बनाए थे। गणराज्य अर्थात यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं, इसमें से क्या है जो है गणराज्य की बात करता है कि यहाँ पर जो है रिपब्लिक की बात है कि यहाँ का सामाजिक जो है यहाँ की रिपब्लिक है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो वंशागत नहीं होगा, जबकि वहाँ के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अगर गणराज्य की बात करें तो ब्रिटेन यहाँ गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात हेड ऑफ स्टेट जो वहाँ राजा होता है वो क्या है, वंशागत है, वहाँ के लोगों के द्वारा चुना गया नहीं है। इस आधार पर अगर हम कहें कि ब्रिटेन गणराज्य है तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका आधार चेंज है। और इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं कि इसमें कर किस प्रकार का न्याय होगा। आर्थिक न्याय वो होगा कि जहाँ पर लोगों की बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाए। सभी की बेसिक आवश्यकता जो है बेसिक नीड वहाँ पूरी हो, वो वहाँ पर क्या होगा, आर्थिक न्याय होगा। जिसको जो है रोटी कपड़ा मकान आसानी से सुलभ हो सके, आसानी से उनको उपलब्ध हो सके, या सरकार के द्वारा या व्यक्ति ऐसी वहाँ की आर्थिक संरचना हो कि लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाए, लोग अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर अपना कार्य कर सकें और उसी के आधार पर अपने जीवन यापन की जो है निर्वहन कर सकें। सामाजिक न्याय अर्थात ये 20वीं शताब्दी की जो है देन है। इसका अर्थ है कि समान रूप से जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, संप्रदाय के आधार पर आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति समानता मतलब यहाँ पर जाति के आधार पर श्रेष्ठता नहीं होनी चाहिए, बल्कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि अगर जाति श्रेष्ठता रख दी जाएगी तो ये किसी भी रूप में तार्किक नहीं है, आगे चल कर के इसमें जो है बहुत सारे जो है कुरीतियाँ छा जाएंगी, ताकि सामाजिक उत्थान इससे संभव नहीं है। यदि व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता है, उसकी कई क्षमताएं हैं, तो व्यक्ति अपनी कार्य और क्षमता और योग्यता के आधार पर किसी भी कार्य को कर सकता है। ये इसकी वहाँ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही क्या है, सामाजिक न्याय है। राजनीतिक न्याय जाति लिंग जाति है, धर्म है, भाषा है, लिंग है या अन्य किसी आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। उसको निर्वाचित होने का अधिकार होना है चाहिए, मिलना है चाहिए, वहाँ पर मत देने का अधिकार होना चाहिए, स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। ये सभी किस में आएंगे, राजनीतिक न्याय पे आएंगे। आपका व्यक्ति की गरिमा की बात होती है, जैसे हमने बताया कि यहाँ संविधान में क्या है, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा है, अर्थात हमारे प्रियम्बल का क्या है, एक उद्देश्य है जो है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं जो है कि अब अखंडता और निष्ठा की जो बात हो गई, अब हम यहाँ देखते हैं कि संविधान सभा ये उद्देशिका के द्वारा जो हम ये आधार समझते हैं अब कि एक तरह से प्रस्तावना में हमारे संविधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जिस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के निर्णय आते हैं, उसमें कैसे उनका वो था, उनका क्या उद्देश्य था, उनका सामाजिक उस पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात सरकार और सरकार अथवा जो है राज्य पर किस प्रकार के कानून निर्माण की व्यवस्था की गई या उससे सामाजिक स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम ये बात करते हैं प्रस्तावना की जो है, और सारगर्भित रूप में उसके मूल भाव को व्यक्त करती है प्रस्तावना। तो उसके विधिक आधार पर हम अगर दृष्टि डालते हैं तो एक जैसे संविधान बनकर के जैसे हमने चर्चा किया कि कंप्लीट हो गया था, तो 1950 में ही गोपालन बनाम मद्रास, ये मद्रासी व्यक्ति थे जो है, मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विचार था
गोपालन बनाम जो है गोपालन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है निर्णय दिया या डिसीजन दिया कि संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि कहीं पर भी कोई भी कानून को लेकर के यदि सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करता है तो वहाँ पर प्रस्तावना जो है न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं, अर्थात प्रस्तावना को ध्यान में रखकर निर्णय प्रस्तावना के दृष्टिगत रखते हुए भी निर्णय देना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो उसमें ये हुआ कि जो है प्रस्तावना, और उसमें ये कहा गया कि ये जो प्रस्तावना है ये न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। फिर इसके बाद ये तो रहा गोपालन बनाम मद्रास राज्य के डिसीजन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। इसके बाद बेरूबारी यूनियन के मामले में ये वाद आया, 1960 में आया। न्यायालय ने इसी को दोहराते हुए, जैसे पहले कह चुका जो है कि प्रस्तावना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, उसी को पुनरावृत्ति करते हुए, रिवाइज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उससे भी एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग ही नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह से समय समय पर न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों से लोगों के अंदर क्या हुई, एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई, एक तरह से अंतर्द्वंद हुआ, कंट्राडिक्शन क्रिएट हुई कि संविधान जो जिसको हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को बाद में एक्सेप्ट किया, पर जो है केशवानंद भारती मामले में 1973 में उस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन इसके पहले उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, जबकि जिससे शुरुआत ही हुई है वही उसका भाग नहीं है। तो लोगों के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए एक तरह से क्या हुई, सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि अब इसको किस आधार पर व्याख्या की गई। तो इसके आधार पर बाद में जो है कि केशवानंद भारती के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में निरूपित उद्देश्यों में संविधान की मूल संरचना समाहित है। अर्थात जो संविधान की मूल भावना को समझने के लिए, अगर उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन करने के लिए अगर दृष्टिगत रखी जाए तो हमें प्रस्तावना की ओर ध्यान देना होगा, या प्रस्तावना में जो अपनी दृष्टि या नजर डालनी होगी। उसके लिए क्या है भाई कि उस समाहित है, अर्थात उसके अंदर निहित है, तब से निरंतर। अब उन्होंने कहा कि मूल संरचना उसमें निहित है, तो उस चीज को प्रस्तावना में चीज को स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और उसी सिद्धांत व्याख्या की जो है तब से निरंतर, अर्थात कंटिन्यूटी, जो सब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया कि संविधान का अंग के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार की जाता है। तो उसके बाद से जो है लगातार यही निर्णय आज भी सर्वमान्य है। और उसमें यह भी कहा गया जो है, और उसको यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको एक तरह से साक्ष्य के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जो है प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया जो है कि प्रस्तावना के पढ़ने से ही संविधान की मूल भावना को समझा जा सकता है। इसके बिना संविधान की मूल भावना को समझा नहीं जा सकता है। इसी से अब हमारी संविधाना जो है प्रस्तावना इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी थी कि 20वीं और 21वीं शताब्दी का इतना व्यवहारिक संविधान है कि समय और परिस्थितियों के आधार पर ऐसी चीज़ों को समाहित किया गया संविधान के अंदर कि जिस प्रकार की भी स्थितियां आए देश के अंदर संकटकालीन, उन सभी का मुकाबला करने के लिए संविधान अपना युक्त जो है तर्क संगत जो है रास्ता दिखा सके। तो उसमें से इसी गुण से प्रभावित होकर प्रस्तावना की हम भारत जो है विदेशी
राजनीतिक विचारक थे। सर अर्नेस्ट बार्कर ने, ब्रिटेन के जो है राजनीतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रारंभ के पार्ट, उन्होंने कहा कि पहले पार्ट अर्थात फर्स्ट लेसन या प्रियम्बुल को पढ़ लेने से उसको जो है बहुत ही सारगर्भित शब्दों में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के तर्क को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करती है, यह इसके मूल भाव को व्यक्त करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कहीं भी इतना सार तत्व और सारगर्भित शब्दों में इस प्रस्तावना में सारे तत्व विद्यमान हैं कि यदि कहीं पर भी संविधान की व्याख्या करने में या किसी सारगर्भित तत्व को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से उसके मूल भावना को समझ सकते हैं। और अर्नेस्ट बार्कर ने जो है इसकी भूर भूर प्रशंसा किया था जो है। इसी के संबंध में जो है अब हम बात करते केशवानंद भारती में के प्रस्तावना में उद्देश्य का उल्लेख किया। ये उद्देश्य स्वतः बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने अपने निर्णय में आगे केशवानंद भारती जो है निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय जो अपना निर्णय दिया उसी की व्याख्या करते हुए कहा कि ये उद्देश्य स्वतः बाध्यकारी नहीं है, अपने आप में जो है बाध्यकारी नहीं है। इन्हें भाग 3 में निरूपित मूल अधिकारों के माध्यम से बाध्यकारी और भाग 4 में निरूपित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया गया है। अर्थात उन्होंने व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही चीज है। तो जो फंडामेंटल राइट है 3 में और भाग 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके माध्यम से इनको क्या किया जाएगा, प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया गया है। अर्थात उनके माध्यम से जो संविधान की मूल भावना है उसके माध्यम से इसको प्रभावी बनाया जाए। अर्थात मौलिक अधिकारों के माध्यम से कानून जो यहाँ पर जो भावना मूल दी गई प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार कानून बनाती है, नीति उसको उन्हीं कानूनों के माध्यम से उन भावना को जो है व्याख्या उसको जो है सही तरीके से उसकी भावना को निरूपित करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती है। वहाँ भी कानून बनाती है कि सामाजिक न्याय की स्थापना है, आर्थिक न्याय की स्थापना है, जो है सुशासन का विकेंद्रीकरण है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की जब बात होती है जो है स्थानीय सुशासन की बात होती है तो उसमें भी जो है नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। इस प्रकार से जो है बालकों के लिए निःशुल्क सहायता, प्रसूतियों के लिए निःशुल्क आंगनबाड़ी का केंद्र है जो वही नीति निर्देशक तत्वों में ही है। राज्य में शांति और अमन की बात है तो नीति निर्देशक तत्वों में है। यही स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात की जाती है। सामाजिक और न्याय की जब बात होती है तो मौलिक अधिकारों में है, अवसर की समानता है मौलिक अधिकारों में है। अर्थात जब कहते हैं कि राज्य यहाँ पर रहने वाले समस्त की जाति, धर्म, भाषा, लिंग अथवा धर्म या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संविधान की मूल भावना ही तो है कि अर्थात इसके आधार पर जो वहाँ दिया गया है कि सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा, तो इसमें हम समझेंगे कि राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। स्थापना मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक न्याय की स्थापना होती है और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से होती है। तो कहते हैं कि जब तक किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र में जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब ये क्या हैं, लोकतंत्र के आधार बिंदु हैं कि जब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक वहाँ राजनीतिक न्याय को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, एक बेस है, एक आधार है। इसी पर जो है
पॉलिटिकल जस्टिस की अर्थात राजनीतिक न्याय को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। क्योंकि जब तक नींव नहीं मजबूत होगी, क्योंकि जब तक हम सामाजिक स्तर पर जाति धर्म भाषा छुआछूत भाईचारे या इन छोटे छोटे माध्यमों पे आपस में वैमनस्य और जो है लड़ते भिड़ते रहेंगे, और जब तक यहाँ पर समाज में रहने वाले लोगों की बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, छोटी छोटी ज़रूरतें नहीं पूर्ण होंगी, बेसिक आवश्यकताएं नहीं, बुनियादी आवश्यकताएं नहीं पूर्ण होंगी, रोटी कपड़ा मकान की जो मुख्य समस्याएं हैं वो हमारी पूर्ति नहीं होगी, तब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात राजनीतिक न्याय यहाँ कायम नहीं कर सकते, तभी तो राजनीति होगी छोटे छोटे चीज़ों में जो है। तो इस प्रकार से हम उनको किसके माध्यम से, तो किस जो है राजनीतिक न्याय की स्थापना जो है मौलिक अधिकारों के द्वारा होती है, और जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से होती है। तो इस आधार पर हम कहा जा सकता है कि प्रस्तावना, जब हम निरूपित करने की बात करते हैं कि प्रस्तावना के मूल जो है उस जो है उद्देश्य को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व DPSP के माध्यम से ही उसके माध्यम से इनको प्रभावकारी बनाया जा सकता है गया है। अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना भाग 3 और 4, प्रस्तावना भाग 3 और भाग 4 तीनों संयुक्त रूप से एकीकृत अखंड अनुशासित संहिता के परस्पर सहायक एवं अनुपूरक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तीनों आपस में परस्पर क्या हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं, एक संहिता है कोड के रूप में, कि प्रस्तावना भाग 3 और भाग 4। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार मूल अधिकार है और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, और प्रस्तावना उनका मूल दर्शन है, क्योंकि जब तक हम प्रस्तावना को नहीं समझेंगे तब तक संविधान की मूल भावना को नहीं समझ पाएंगे। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संगठित कर एक उदार समतामूलक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना था। जैसे हमने पहले बताया कि भारत में जो है हमने बताया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र जो है राज्य बनाने की कल्पना को साकार किया गया है। तो यहाँ पर जो है संविधान निर्माताओं को लक्ष्य था कि भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसे हमने बताया कि गणराज्य की जो है मूल भावना समाजवाद तो और समतामूलक एक समानता के आधार पर धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण करना, अर्थात जहाँ का राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं है, और 1976 में इस गणतंत्र के समाजवादी होने की मुखातिब किया गया है, क्योंकि जो संविधान का मूल रचना है उसमें समाजवाद शब्द को जो पहले नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है अर्थात 42 अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया समाजवादी। इसका उद्देश्य